आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपके सामान्य अध्ययन के विषयों पर आधारित है जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा है इस एक्ट के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो इस कथनों के आधार पर जो है वो कौन से जो ऑप्शन है वो सत्य हो सकते हैं। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, केवल एक और दो दोनों सत्य है और ना तो एक और ना ही दूसरा सत्य है। इस आधार पर आपको चुनना है। तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वह इसके द्वारा ही भारत में पहली बार, भारत में कह सकते हैं पहली बार जो है वो ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो इस प्रकार जो पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है, जबकि दूसरा कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा मद्रास बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के जनरल अधीन नहीं किया गया था। जो यह बात जो कही गई है यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कही गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय था। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, वो है आपका सही आंसर जो है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का पहला वायसराय था और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल जो था ये 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था और इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। और विद्रोह होने के कारण, विद्रोह जो हुआ था उसी के परिणाम स्वरूप भारत के को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसे समाप्त करके महारानी के क्राउन के अधीन कर दिया गया, जिसके कारण वायसराय पद का जन्म हुआ था। और इसका कार्य गवर्नर जनरल के रूप में इसका कार्यकाल जो 1856 से लेकर 1858 तक था और वायसराय के रूप में इसका कार्यकाल जो था वो 1858 से लेकर 1862 तक था। अगला प्रश्न है, जबकि कह सकते हैं कि भारत के जो पहले जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है कि 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, सॉरी कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा सही सुमेलित है कि लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल रेल मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, वो है जोगेंद्र नाथ मंडल। मतलब जोगेंद्र नाथ मंडल जो है ये आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो गलत, सही है, ठीक है, सही है, क्योंकि जो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो विधि मंत्री बने थे और अरोड़ा आसफ अली जो थे वो रेल मंत्री थे। अरोड़ा आसफ अली रेल मंत्री थे। अंतरिम सरकार जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था और 26 अक्टूबर 1946 को, ठीक है, मुस्लिम लीग भी इस सरकार में शामिल हो गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित है। 21वां संवैधानिक संशोधन 1976, 71वां संवैधानिक संशोधन 1992, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक, सॉरी ए ऑप्शन है 2 और 3,
बी ऑप्शन है 1 और 3, और सी ऑप्शन केवल 3, या फिर उपरोक्त सभी। मतलब कौन सा जो है वो 21वीं संवैधानिक अनुसूची 8 से संबंधित है। इसका सही जो आंसर है वो है 21वां संवैधानिक संशोधन जो है पहला, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। क्योंकि पहला जो 21वां संवैधानिक संशोधन जो है वो 1967 में हुआ था, ठीक है, ना कि 1976 में, जबकि दूसरा और तीसरा जो है वो पूर्णतया सही है। इसलिए ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये 1967 में सिंधी को जोड़ा, भाषा जो जोड़ा गया था, और 71वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया, और 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। और इसमें अनुसूची 8 में कुल मिला के 22 भाषाएं हैं, जबकि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से ग्रहित नहीं किया गया है। ऑप्शन है राज्यसभा की सीटों, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तीसरा है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नहीं लिए गए हैं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है पहला, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ना कि आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा काल की निम्नलिखित में से कौन सी बस्तियों में से एक सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़ या फिर लोथल। मतलब कौन सी बस्ती जो है वह आपकी सतलज नदी के किनारे है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रोपड़। सी ऑप्शन इसका सही है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा जो आपका है वो घग्गर नदी के किनारे है, और लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे है, इसलिए सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर नहीं था। चेनाब, झेलम, गंगा या फिर सिंधु। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है गंगा, कि गंगा नदी के किनारे जो है, गंगा नदी के से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, ना ही इसका यहां पर विस्तार है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न नहीं कराया जाता है। इसका ऑप्शन है पंचायत एवं नगर निगम निर्वाचन, बी ऑप्शन संसद के सदस्यों का निर्वाचन, सी है राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और डी है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जो कौन सा जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। पंचायतों और नगर निगम का निर्वाचन जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं होता है, यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट के आधार पर चयन करना है कि कौन किससे संबंधित है। सूची 1 में अनुच्छेद हैं और सूची 2 में उनका विवरण है कि 371 झा किससे संबंधित है, 371 झा किससे है, और 371 छा और 371 घा किससे, और कूट के आधार पर इसको चयनित करना है कि कौन सही है और कौन किससे सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है 371 झा जो है वो आपका गोवा से संबंधित है। 371 झा जो है वो आपका गोवा से संबंधित है, और 371 झा जो है वो आपका
अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और 371 छा जो है वो आपका मिजोरम से, और 371 घा जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार जो सही जो आंसर है 1 2 3 4 है, इसलिए ए ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तीसरा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, और उपयुक्त कथनों के आधार पर जो है कौन सा सत्य है ये बताना है। केवल 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही जो आंसर है वो है कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा कथन तो ये कथन जो है वो पूर्णतया सही है। दूसरा का है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, तो ये भी सही है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और तीसरा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक की अवधि तक कार्य कर सकता है। यह भी सही है क्योंकि 6 महीने के अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का अगर रिक्त पद हो गया है तो उसे किसी भी रूप में 6 महीने से अंदर भर लिया जाना चाहिए, इसलिए इसके सारे कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है, और अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या सिद्ध असमर्थता के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। केवल 2 सही है और केवल 1 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2, और या फिर दोनों सही है। तो इसका जो है वो आपको बताना है कौन सा सही है। कौन सा इसमें सही है, तो इसका सही जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 वो आपका है बी, केवल 1 सही है। केवल 1 सही है क्योंकि महाभियोग जो है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। मतलब पहला कथन जो है वो पूर्णतया सही है। पहला कथन जो है वो हमारा पूर्णतया सही है। दूसरे कथन की बात करें कि 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। जो अनुच्छेद 61(1) कहा लिखा हुआ है, 61(1) यह कहता है कि राष्ट्रपति ने अगर संविधान का अतिक्रमण किया है तभी उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अदरवाइज अनुच्छेद 61(1) के तहत नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया गलत है, इसलिए सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है। पहला है यह मूल संविधान का हिस्सा है। दूसरा, यह संविधान के भाग 4 में वर्णित है। तीसरा, यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। और चौथा है 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो सवाल यह है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है कि सत्य नहीं है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, और मूल कर्तव्य जो है वो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रिट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से संबंधित है। ऑप्शन है अधिकार प्रच्छा, परमादेश, प्रतिषेध या फिर उत्प्रेषण। इसमें जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के द्वारा ही निचली अदालतों से उच्च न्यायालय को मामले ट्रांसफर किए जाते हैं, जबकि अधिकार प्रच्छा जो है जो रिट है यह बताती है कि किस अधिकार क्षेत्र से, और परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं, और प्रतिषेध का है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकारों का, अपने
क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करती है तब उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जाती है, जबकि अब उच्च न्यायालय को अपने यहाँ मामले मंगाने का जो अधिकार है वो उत्प्रेषण रिट के द्वारा संविधान में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है 1/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से, सामान्य बहुमत से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 2/3 बहुमत से, मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, मतलब बी ऑप्शन जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है, कुछ दिशाओं में काम एवं शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को शिक्षा का उपबंध और लोक स्वास्थ्य में सुधार का राज्य का कर्तव्य और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा। तो जो कौन है वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो है नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए, 36 से 51 तक दिए गए हैं और इसके लिए संविधान में भाग 4 का उल्लेख है। अब बात करें अनुच्छेद की कुछ दिशाओं में काम या शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार, जो यह दिया गया है अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41 में, और लोक स्वास्थ्य में सुधार और राज्य का कर्तव्य जो है वो आर्टिकल 47 में है और पर्यावरण जो है वो 48 का में है। तो 6 से 14 वर्ष का जो उल्लेख है बालकों में, यह नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसका जो है वो बी आंसर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन और कारण पर आधारित है? कथन है, महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी होता है और कारण है इसका पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। कूट के आधार पर चयन करना है कि कौन सही है और कौन गलत और कौन इसकी व्याख्या करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी, कि ए गलत है परंतु आर इसका सही आंसर है, मतलब कि ए गलत है और आर सही, मतलब डी ऑप्शन जो है ये इसका सही है, क्योंकि ए गलत इसलिए है कि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी नहीं होता है, ठीक है, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रधान करता है और ऐसा पारिश्रमिक निर्धारण करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला जो है वो गलत है। और महान्यायवादी का उल्लेख जो है वो संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है, जबकि राज्यों में यही पद महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए अनुच्छेद 165 का वर्णन है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन है 27, 23, 29 या फिर 32, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 29, कि पंचायतें जो हैं 29 विषयों पर कानून बना सकती हैं। और यह जो है 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन जो 1993वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और इसके लिए भाग 9, संविधान का भाग 9 सुरक्षित रखा गया है। 243 से लेकर 243 ओ तक 11वीं अनुसूची के संबंधित पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 155, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 में ये बताया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में बरीद ए मुमलिक किसे कहते थे? गुप्तचर विभाग के मुखिया को, पत्राचार विभाग के मुखिया को, नौसेना विभाग के मुखिया को या फिर अश्वशाला के मुखिया को? तो इसका जो सही जो आंसर है कि बरीद ए मुमलिक जो है
वो गुप्तचर विभाग का मुखिया होता था, इसलिए इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। जबकि अगर पत्राचार की बात की जाए तो पत्राचार के विभाग की जो है उसका जो कहते उसका जो मुखिया होता था उसे कहते थे दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। अगर नौसेना की बात की जाए, अगर असुसाला की बात की जाए तो इसे कहते थे अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर। ये जो था ये असुसाला, जबकि जो नौसेना थी उसमें सल्तनत काल में कोई सा विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक है और लेखक है। शाहनामा, फिरदौसी, श्रीकृष्ण विजय, मालाधार बसु, तहकीके हिंद अलबरूनी, तहकीके हिंद अलबरूनी और रहला उतबी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि रहला जो पुस्तक है, रहला जो पुस्तक है वह इब्न बतूता की है, इब्न बतूता की है। इब्न बतूता जो है एक मोरक्को का निवासी था और वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत आया था और इसी ने किताबुल रहला पुस्तक लिखी थी। जबकि उतबी की जो पुस्तक है, उतबी की पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी। ये पुस्तक जो है वो उतबी की है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रमुख स्थापत्य में से किस एक का निर्माण शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया था? ऑप्शन है ताजमहल, लाल किला, आगरा फोर्ट या आगरा का किला, जामा मस्जिद जो दिल्ली में। इसका सही जो आंसर है वो है आपका आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट का निर्माण जो है वो अकबर ने कराया था, अकबर ने कराया था, वो भी 1600 अकबर ने इसका जो कराया था 1574 में, 1574 में। और ताजमहल का जो निर्माण था वो 1648 में। शाहजहां ने लाल किले का जो है वो निर्माण कराया था 1648 में। लाल किला और ताजमहल की डेट एक ही है। और जामा मस्जिद जो दिल्ली है इसकी जो है वो 1656 है, 1656। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सोशल सर्विस लीग, स्वराज पार्टी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और नौजवान सभा, उपरोक्त संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम लगाना है, सही कालक्रम लगाना है। तो इसका सही जो आंसर है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ, इसकी स्थापना जो है वो 1905 में हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो 1905 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1923 में हुई थी। और नौजवान सभा की स्थापना जो है वो आपकी 1926 में हुई थी। और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सॉरी कुछ गलती है, सॉरी सोशल लीग की स्थापना जो है, सोशल लीग की स्थापना 1911 में हुई थी। सोशल लीग की स्थापना 1911 में हुई थी और द स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1923 में हुई थी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1905 में हुई थी। और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी। तो इस प्रकार जो सही जो आंसर आएगा, सबसे पहले जो आएगी वो है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन है महात्मा गांधी, हकीम अजमल, मदन मोहन मालवीय या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है मदन मोहन मालवीय, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया और अंग्रेज सरकार के द्वारा जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया
और जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारक पर आधारित है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है और मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू कराया। ठीक है, तो इसका कोड के आधार पर चयन करना है, तो इसका है ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। चार्ल्स मेटकाफ को ही भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची को सम्मिलित करना है जिसमें पत्रिकाएं और लेखक हैं जैसे ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंट्स सेल्फ फॉर कल्चर, ए नेशन इन मेकिंग और हमदर्द। ये कौन सी पत्रिकाएं किस व्यक्ति ने लिखी है? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर जो है लाला हरदयाल ने लिखी है। ए नेशन इन मेकिंग जो है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है और हमदर्द जो है वो मोहम्मद अली ने लिखी है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में, ऑपरेशन जीरो आवर के रूप में, या फिर खेड़ा सत्याग्रह के रूप में, या फिर खेड़ा सत्याग्रह के रूप में। तो इसका सही जो आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में इसका सही आंसर है। इसको शुरू किया गया था 26 अक्टूबर 1940 महात्मा गांधी के द्वारा और इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया और पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे और इस पे सही कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 27। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ए बी इसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। और जो पहले पवनार आश्रम की जो पवनार आंदोलन की बात कर रहे थे जिसे कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, वो 26 अक्टूबर को 1940 को ना होकर 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तथा तत्कालीन शासकों को सही से सुमेलित करना है। निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम, नूनिज अच्युत राय, डोमिंगो पायस, कृष्णदेव राय। तो निम्न शासकों को सुमेलित करना है। केवल एक, दो, दो, तीन, एक, तीन या सभी सभी। तो इसका सही जो आंसर है कि इसके जो हैं वो सभी सुमेलित दिए गए हैं। इसके जो है निकोलो कॉन्टी देवराय के प्रथम में आया था, नूनिज अच्युत राय के समय में आया था और डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में आया था। इसलिए डी ऑप्शन जो है वो इसका पूर्णतया सही। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लोएस का पठार चीन, पोटवार पठार पाकिस्तान, शान का पठार म्यांमार, या फिर डी ऑप्शन उपयुक्त जो है वो सही सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपयुक्त सभी, मतलब ये जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है जमनालाल बजाज, शंकर नायर, आशीष मुखर्जी, या फिर आशुतोष चट्टोपाध्याय। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है शंकर नायर। शंकर नायर ने इस्तीफा दिया था। बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न।